हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड साथ के साथ मेरे लेक्चर भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं लगभग हर रोज एक वीडियो डाल रहा हूं। कंटेंट आपको पता है क्लास 11 क्लास 12 का ए टू जेड जितना भी कंटेंट हो सकता है, साथ के साथ मैं आईआईटी जेईई का भी कंटेंट पूरा का पूरा डाल रहा हूं। एंड शेयर करें उन बच्चों को या उन दोस्तों को जो लगता है क्लास 11 में एंड नीड है उन्हें एडिशनल मैथ के सपोर्ट की। तो चलते हैं बेटा, आज देखते हैं हमारे पास क्या है। आज है बेटा हमारे पास बायनोमियल सीरीज का लेक्चर नंबर 6। हाल इससे पहले बेटा बायनोमियल सीरीज के 5 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं और पांचों लेक्चर में से पहला वाला छोड़ दे तो 4 लेक्चर बेसिकली प्रैक्टिस सेट थे। तो दिस वन इज आल्सो अ प्रैक्टिस सेट एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 4, बट दिस टाइम द हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पे ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है। यहां से मैं एक बात और बता दूं बच्चे आप सबको कि फ्रॉम दिस क्लास आपको जो भी मैं नेक्स्ट करवाऊंगा वो लगभग किसी भी बोर्ड के लिए रेलिवेंट नहीं होगा, यानी कि वो जो होगा आईआईटी जेईई वगैरह लेवल के लिए रेलिवेंट होगा। तो यहां से बेटा आप अगर कोई भी बोर्ड पढ़ते हो तो आप छोड़ सकते हो अगर आपका टारगेट आईआईटी जेईई या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। बाकी बेटा अपने अपने बोर्ड के हिसाब से एक बार मैच कर लेना कि अगला वाला जो होगा आपके अंडर आपकी रेंज में है, आपके कोर्स के रेंज में है या नहीं है। तो मैं हूं बेटा मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट एंड बायनोमियल सीरीज का आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं। ऑब्वियस बात है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होंगे इसके अंदर सारे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बेटा कि x की पावर -1 इन द एक्सपेंशन। अब यार ये क्या बात हुई यार बेटा, इस एक्सपेंशन में हम x की पावर -1 कैसे ढूंढे। पिछली बार जब हम कर रहे थे ऐसे क्वेश्चन बेसिक में तो हमारे पास बहुत सिंपल सा था कि एक ही टर्म थी और x की पावर 1 के लिए हमने r को कंपैरिजन कर लिया था। लेकिन इस बार हमारे पास तीन तीन टर्म्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। बेटा जनरल टर्म होती है हमारी, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है इसको हम कहते हैं टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चे एन सी आर एंड a की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r, क्योंकि a यहाँ पे 1 है तो हमारे पास रह जाएगा बच्चे t की पावर टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8c r इंटू में 1 बाई एक्स की पावर r। तो बच्चे इसका मतलब इसके अंदर हमें दो चीजें मिली, वन इज द कोफिशिएंट एंड वन इज वेरिएबल। अब देखो बच्चे होगा क्या, यहां से मैं ना कोई भी टर्म निकाल सकता हूं, यानी कि इसका मतलब जब मैं इस एक्सपेंशन को खोलूंगा तो लगभग इस तरीके से कुछ टर्म्स लिखी जाएंगी जितने भी होंगे। अब जो भी टर्म लिखी जाएंगी वो तीनों से मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि बच्चे ये टर्म जो है इसमें जो ये वेरिएबल है ये मल्टीप्लाई होगा एक तो 1 से, दूसरे नंबर पे है 3x² एंड तीसरे नंबर पे x की पावर 4। इसके अंदर भी बेटा एक वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट कोफिशिएंट पार्ट है, यहां पे ये वेरिएबल है। अब सुनना, मैं फिलहाल क्योंकि मेरे को x की पावर -1 चाहिए तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। हालांकि बेटा क्योंकि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है मैं इस पर लिखने का तरीका वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हमारा पूरा फोकस होगा कि क्वेश्चन क्या किस तरीके से आपके दिमाग में पहुंचाया जाए। तो बच्चे देखो ध्यान से देखना, हमारे पास यहां पे 1 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 1 बाई एक्स ही मिलेगा, नीचे r विच मींस कि x की पावर -8। यहां पे बेटा ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल पार्ट तो यही रहेगा। अब मुझे यहां पे चाहिए है मेरे पास x की पावर -8, मुझे नीड है x से कोफिशिएंट -1 की, यानी कि x की पावर -1 की। तो x की पावर -1 के लिए बच्चे हम क्या करें, तो मैं ये कहूंगा कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी 1। और जब मैं r की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो मुझे जो कोफिशिएंट मिलेगा वो मिलेगा बच्चे 8c1। क्या मिलेगा 8c1। तो बच्चे इनके बीच में हालांकि कनेक्टर के लिए हम प्लस का यही लिखा हुआ है। अगला वाला है कि जब मेरे पास वेरिएबल ऑलरेडी क्या है x², तो मैंने कहा जब मेरे पास वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा x² ऑलरेडी है, मेरे पास x की पावर r आएगा तो यहां से ये वेरिएबल बनेगा x की पावर 2 माइनस आर, मेरे पास ये वेरिएबल बनेगा बच्चे x की पावर 2 माइनस आर। और मुझे जो है x की पावर 2 माइनस आर मिला, मुझे चाहिए x की पावर -1, दैट मींस 2 माइनस आर इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया 3r, तो r की वैल्यू रखी जाएगी 3। तो ऐसी सिचुएशन में कोफिशिएंट क्या होगा 8c बेटा मेरे पास,
3 इनटू में बेटा ये वाला कोफिशिएंट 3। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर आप सेकंड टर्म से जब हमारी जनरल टर्म को मल्टीप्लाई कराओगे तो मेरे को वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर, ठीक है ना, मुझे जो नेट पे पावर देगी 2 माइनस आर। अब मुझे जो है एक्स की पावर -1 का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं आर क्या पुट कर रखूं? तो आर मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे एक्स की पावर, यानी कि ऑब्वियसली बात है बेस जब एक्स की पावर क्यूब होगा तभी मेरे को एक्स की पावर -1 मिलेगी। तो एज अ रिजल्ट 8c3 इनटू में 3 3 ऑलरेडी, एक कोफिशिएंट इसका एक कोफिशिएंट इसका। एंड सिमिलरली बच्चे मेरे पास यहां पे एक्स की पावर 4 ऑलरेडी है, तो मैं यही कहूंगा बच्चे आपकी एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स की पावर आर, विच गिव द रिजल्ट एक्स की पावर 4 माइनस में आर। मुझे चाहिए एक्स की पावर -1, दैट मीन 4 माइनस आर -1। आर की वैल्यू मुझे मिली 5, आर की वैल्यू बेटा 5 मिली, तो मुझे जो कोफिशिएंट मिलेगा वो हो जाएगा आपका 8c5। अब बच्चे तीनों के मेरे को कोफिशिएंट मिल गए, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसका रिजल्ट जैसे कि 8 है तो मैं यहां पे बेटा बोलूंगा कि पहले वाले जो नंबर है 1 से हम जब पूरे एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे मेरे को जो R1 है, यानी कि पहली टर्म जो है वो क्या होगी, x की पावर -1 देगी। और जब पहली टर्म को देखा जाएगा तो कोफिशिएंट क्या होंगे, उसके कोफिशिएंट जो होंगे बेटा उसका सिर्फ और सिर्फ 8 होगा। ठीक है, आगे बात चलते हैं बेटा। आर में 1 हो गया, हाँ 8c1 8 प्लस में बच्चे अगला वाला है 8c3। 8c3 का मतलब है r इज इक्वल टू 3, एक सेकेंड बेटा सेकंड टर्म होगी, R1 है तो T2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में का मतलब ये है कि R3 है, इसका मतलब चौथी टर्म जो होगी इस एक्सपेंशन को जब बीच की टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो चौथी टर्म ऐसी होगी जो x की पावर -1 जनरेट करेगी। उस कंडीशन में मेरे को 8c3 जो कोफिशिएंट है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और फिर जो आएगा कोफिशिएंट वो आएगा 3 जो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है। एंड एट लास्ट बच्चे मेरे को x की पावर जब 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यानी कि छठी टर्म ऐसी होगी जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा जो कि मेरे को x की पावर -1 रिजल्ट देगी। एंड यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा 8c5, तो 8 प्लस में 8 को 3 बार खोला जाए तो 8c3 होता है बेटा आपका 8 इंटू में 7 इंटू में 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3। एंड सिमिलरली 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में बेटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 6 चला गया, यहां से भी 6 चला गया, तो मेरे को मिल जो भी है बेटा 8 7 जा 56, यहाँ पे 56 इंटू 3 एंड 8, जो भी आपका आंसर आएगा आप ऐड करके यहां पर लिख लेना। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने इसी टाइप का लिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, थोड़ा सा लेवल अप है इसका। क्वेश्चन इस बार भी यही है बेटा, इस वाले एक्सपेंशन को खोलना है। जब मैं इस वाले एक्सपेंशन को खोलूंगा तो मेरे को यहाँ पे खोलने का मतलब है कि 16 टर्म, अब मैं हर किसी को 3 से मल्टीप्लाई तो नहीं करूंगा, तो मैं एक जर्नल फॉर्म में लिख देता हूं कि यार हर एक टर्म में ना लगभग ऐसी होगी और ये हर एक टर्म हर इस बार तीनों से मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले मैं एक जनरल टर्म लिख देता हूं विच गिव अ रिजल्ट 16cr एंड -x के लिए -1 की r और x की पावर r। मैंने क्या करा बेटा, -x होता है नॉर्मली, -1 अलग कर लिया, r अलग कर लिया, तो ये मेरे पास है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना, या सिंपल बोले अभी के लिए बेटा आपके लिए कोफिशिएंट भी बोल दूं क्योंकि बाइनोमियल जैसे डिस्क्रिप्शन या क्या कहता है अलग करना हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, ये सिंपल है वेरिएबल। तो मुझे अभी कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए x, कोफिशिएंट ऑफ x। अब वेरिएबल पार्ट जो है जब तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तीनों यहाँ पे कौन कौन से है बेटा 1 2 एंड 3, तो तीनों में सबसे पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में बेटा हमारे पास प्लस है, दूसरे वाले केस में बच्चे -3, दूसरे वाले केस में -3x से मल्टीप्लाई होगा, तीसरे वाले केस में 7x² से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा हमें यहां पर भी बेटा एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट पार्ट मिला हुआ है, यहां पर भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट मिला हुआ है। तो इट्स सिंपल, आई वांट टू से कि बच्चे हमारे पास ये जनरल टर्म जब जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी तो मुझे जो है ना वेरिएबल क्या मिलेगा बेटा, मेरे को x की पावर r मिलेगा। मुझे वेरिएबल की नीड किसकी है, मेरे को x की नीड है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो r की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो यहां पे बेटा मेरे को जो कोफिशिएंट मिलेगा वो मिलेगा बच्चे आपका 16c1 एंड -1 की पावर 1। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर। इसके बाद बच्चे यहां पर आया, यहां पर देखा मैंने पास वेरिएबल, तो मैंने कहा यार यहां पे मुझे
x की पावर r के साथ मेरे को x मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एंड आई नीड द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो जाएगा बच्चे x की पावर r प्लस वन एंड x। तो r प्लस वन इज इक्वल टू बच्चे 1। r की वैल्यू आ गई बच्चे 0। r की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है तो r की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा, तो 0 डालूंगा बच्चे तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा? मेरे पास है 16c0 इंटू में -1 की 0 एंड -3 ये वाला तो -3। तो ये सारा बेटा मेरा हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा -3। तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा बच्चे -3 एंड -1, तो ये मेरे को मिलेगा 16। 7 और ये है बेटा x स्क्वायर। तो 7 बच्चे मैं अगर कहूं तो कोफिशिएंट है, वेरिएबल है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वेरिएबल है बच्चे, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इस बार मेरे पास ऊपर से वेरिएबल आ रहा है x की पावर r, x की पावर 2 ऑलरेडी है, तो इसको मैं अगर करूंगा तो x की पावर r प्लस 2 इज इक्वल टू x की पावर 1, r प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि r की वैल्यू -1। अब यार r की वैल्यू -1 तो कभी हमने नहीं सुनी, हमने ये नेचुरल नंबर ही सुना है। r सबसे पहले टर्म 1 होती है, टर्म 1 का मतलब वहां पे r 0 होता है, फिर टर्म 2 होती है जहां पे r 1 होता है। r नेगेटिव तो नहीं होता, इसका मतलब है यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है सुनना बेटा, जब मेरे पास जो स्टार्टिंग हो रही है ना उसमें x, पहली टर्म में x नहीं है, दूसरी टर्म में x है, तीसरी टर्म में x स्क्वायर है, चौथी टर्म में x4 है, तो यानी कि बेटा मेरे पास ऑलरेडी बढ़ी जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से फर्स्ट 2 का आंसर आ गया, ये समझ में आता है, ठीक। बट जब मैं ऑलरेडी मेरे पास x स्क्वायर है और मेरी स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो x तो आ ही नहीं पाएगा, ये तो समझने वाली बात है। तो जब x आ ही नहीं पाएगा तो यहां पे बच्चे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब मेरा जो आंसर होगा, अच्छा यहां पर भी माइनस है, -6 एंड -3 -19 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस बार भी सिचुएशन वही है, पिछली बार मेरे को x की पावर -1 का कोफिशिएंट देखना था, इस पिछले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट, एंड इस बार बच्चे मेरे को इंडिपेंडेंट चाहिए, यानी कि x की पावर 0 करनी है। तो क्वेश्चन का सेंस वही है, करने का तरीका यही है, मैं आपको बता ही देता हूं बच्चे। इस बार देखो मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 9cr इंटू में 3/2 इंटू में x की पावर 2 9 माइनस r इंटू में -1/3 x की पावर यहां पे r। तो इसको थोड़ा सा हम साफ सुथरा करते हैं, साफ सुथरा इन द सेंस कोफिशिएंट को अलग करते हैं। तो 3/2 की पावर हो गया बेटा 9 माइनस r इंटू में बच्चे -1/3 की पावर r। तो मेरे को बच गया बेटा x की पावर 2 इसकी पावर 9 माइनस r अपॉन में x की पावर r। तो इतना पार्ट जो है मेरे को चला गया कोफिशिएंट में। ये है मेरे पास वेरिएबल, वेरिएबल को फिर से लेकर आता हूं, साफ सुथरा लिखता हूं। तो x की पावर हो गई 18 माइनस में 2r अपॉन में बेटा x की पावर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है बच्चे x की पावर 18 माइनस में 3r। अब x की पावर 18 माइनस 3r नेट में मेरे को एक वेरिएबल मिलेगा इसकी जनरल टर्म के अंदर, यानी कि ये हमारे पास वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, किस किस से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे 3 बार? तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, दूसरे नंबर पे ये मल्टीप्लाई होगा x से, एंड तीसरे नंबर पे थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं। तो ये जो है एक काम करते हैं, तो ये जो है बच्चे आपका ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 2 3, पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे x, तीसरे नंबर पर है मेरे पास 2x का क्यूब। तो सबसे पहले 18 x की पावर 18 माइनस 3r, यहां पे x से मल्टीप्लाई होगा तो जो वेरिएबल पार्ट है बेटा x की पावर 18 माइनस 3r ही रहेगा। अब मुझे जो है टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x की पावर मेरे को 0 चाहिए, तो 18 माइनस 3r का इसको करेंगे 0, तो r की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि r की वैल्यू 6 का मतलब है 7 टर्म जो होगी इसकी वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो मेरे को जो x का कोफिशिएंट है वो क्या मिलेगा, हट जाएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो r की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 6 के लिए हम क्या करें, तो हमने ये देखा बच्चे आपको
9c r का मतलब 6, 3/2, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 6 3, एंड यहां पर हो जाएगा -1 की पावर 1/3, -1/3 की पावर बच्चे आपकी हो जाएगी, आर की वैल्यू 6 है तो ये 6, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो आप इसको सॉल्व करोगे, कोफिशिएंट मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे प्लस के कनेक्टर लगा हुआ है, तो मेरे पास फिर से वही बेटा x की पावर 18 माइनस 3 आर है, वी नीड द x की पावर 0, तो दैट मीन्स x माइनस 3 आर इज इक्वल टू, नहीं x ऑलरेडी है, मैंने लिया नहीं, अच्छा इनटू में बेटा x है, तो इनटू में x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 19 माइनस 3r, वी नीड कि हमें x की पावर 0 मिल जाए, इसका मतलब 19 माइनस 3r का मतलब 0 होना है, तो यहां पे देखो बेटा 19 अपॉन में 3, कोई भी ऐसी r की वैल्यू नहीं है जो आपको, ठीक है ना, एक टर्म ऐसी जनरेट करके दे जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, जब ऑलरेडी x से मल्टीप्लाई हो। मुझे कैसे पता चला, इसका मतलब है, क्यों पता चला, क्योंकि 19 अपॉन में 3 है, इसका मतलब कोई नेचुरल नंबर हमें नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है बेटा कि अगर मैं x के ऊपर इंपैक्ट देखूं तो वो जो है, हमें जो है मल्टीप्लाई में x मिल रहा है, 18 माइनस 3r ऑलरेडी है, तो इसका मतलब अपॉन में कोई ऐसी टर्म नहीं बन पा रही होगी कि ऊपर नीचे मेरे पास बैलेंस हो पाए जिससे ये पूरा कट जाए, तो इसलिए हमारे पास यहां पे आंसर नहीं आ रहा, तो इस पोर्शन पे आंसर नहीं है। थर्ड पोर्शन मेरे पास है प्लस, जिसका है 2x क्यूब। अब 2x क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, 2x क्यूब, तो मेरे को तो फिलहाल वेरिएबल से मतलब है, तो x की पावर 18 माइनस में 3r इंटू में x की पावर 3, इसका मतलब हो गया मेरे को x की पावर 21 माइनस में 3r। नाउ मेरे को जो है x की पावर 21 माइनस 3r इज इक्वल टू x की पावर 0, तो 21 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ गई 7, तो r मेरे पास हो गया बच्चे आपका 7। इसका मतलब यहाँ पे एट्थ टर्म जो होगी वो ऐसी होगी कि जो भी रिजल्ट देगी वो x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो अब इसका मतलब कहने का मतलब है इस एक्सपेंशन के अंदर जो एट्थ टर्म होगी, जब वो जो रिजल्ट देगी उसमें एक्स क्यूब अपॉन में होगा, जब ये एक्स क्यूब अपॉन में 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब कट जाएगा। नाउ वी गेट द रिजल्ट कि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलेगा। अब मेरे पास कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, जिसमें है 9c 7 इंटू में 3/2 की पावर 7 इंटू में -1/3 की पावर, सॉरी ये तो 2 होगा, 9 माइनस 7 है, इंटू में 2, एंड ये है बेटा मेरे पास 7, इसके साथ मल्टीप्लाई में जो ऑलरेडी ये कांस्टेंट चल रहा था, सॉरी कोफिशिएंट, तो ये 2 भी होगा, तो इसका मतलब है जब मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहां से आप खुद प्रोसीड कर लेना, आंसर निकालना, आप कैलकुलेशन वाइज है तो थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ऑलरेडी ये लेक्चर काफी लंबा है। अब देखो फिर से यही क्वेश्चन है कि यार यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बहुत आसान है बच्चे। जब सबसे पहले मैंने जर्नल टर्म लिखी NCR इंटू में -1 की पावर R इंटू में x की पावर R, बच्चे -1 की पावर R क्यों आई, या क्योंकि -x की पावर R था तो -1 को मैंने अलग कर दिया। नाउ यहां से ये कोफिशिएंट पार्ट है एंड यहां से बच्चे मेरे पास ये वेरिएबल पार्ट है, कोफिशिएंट x n के देखने हैं। अब ये सिर्फ दो जगह मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार x से, बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, तो x की पावर r जो है वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल पार्ट, तो मेरे पास वेरिएबल ही है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल 1 है तो x की पावर r आएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे x की पावर n चाहिए, तो दैट मींस r की वैल्यू मेरे को रखनी पड़ेगी n। अब कोफिशिएंट है NCn इंटू में -1 की पावर n, बीच में हम प्लस का कनेक्टर लगाएंगे, क्वेश्चन में को पूरा सॉल्व करना है ये वाला। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर r है, तो इसका मतलब है x की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा, विच गिव अ रिजल्ट r+1। मुझे जो है r+1 चाहिए x की पावर n,
तो इसलिए r प्लस वन n से कंपेयर करेंगे और r की वैल्यू आ जाएगी n माइनस में 1। तो मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट मिला, जब मैं r n माइनस 1 रखूंगा nc n माइनस 1 इंटू में माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो दो चीजें चली मेरे साथ। nc n जो होता है वो मेरे पास होता है क्या कहते हैं, NCN 1 होता है बेटा। तो यहाँ पर आया 1 इंटू में माइनस 1 की पावर n। NCN माइनस 1 जो होता है वो n होता है, ठीक है ना, इंटू में माइनस 1 की पावर n माइनस में 1। तो माइनस 1 की पावर जो n है ना बेटा, मेरे को नहीं पता कि n पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो माइनस 1 की पावर n, यहाँ पे बच्चे अगर मैं इसको निकालता हूं तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड माइनस 1 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो अल्टीमेटली मेरे को 1 माइनस यहाँ पे n मिला। तो किससे मैच कर रहा है बेटा, आपका कोफिशिएंट जो है आंसर बी से मैच कर रहा है। एंड मैं बता दूं बच्चे कि जो मैं कन्वर्जन कर रहा हूं इतना ज्यादा, जो आप देख रहे हो कि यहां से वहां, वहां से यहाँ, NCN माइनस 1 क्या होगा, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा रोल है, इसी वजह से हमारे पास जो NC1 एंड NCN माइनस 1 ये दोनों बराबर हो जाती है। तो NC1 1 n देता है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी से क्विकली मैं कह सकता हूं आइडिया लिया। आगे चलते हैं। If the coefficient of this and these terms in the expansion of this are equal, find R। क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात नहीं है, इन दो टर्म्स के कोफिशिएंट निकालने हैं। मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं बेटा टी आर प्लस 1 की फॉर्म में। पिछले बार क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि पिछले बार बेटा मेरे को आर दिखाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आर को स्पेसिफिक करने की जरूरत है। विच गिव एन सी आर इंटू में पहली टर्म 1 है तो इंपैक्ट खत्म हुआ, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी r, एंड n की जगह भी बच्चे मैं 18 लिख देता हूं। तो यहां पे दिस इज जर्नल टर्म। अब मुझे क्या है, मुझे को क्वेश्चन ने बोला है कि ये जर्नल टर्म में दो टर्म्स हैं, एक तो कौन कौन सी है, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ टी 2r प्लस 4 ये टर्म चाहिए। मेरे पास है क्या बच्चे, मेरे पास है टी आर प्लस 1, तो 2r प्लस 4 इज इक्वल टू r प्लस 1। तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चे, आपका r की वैल्यू हो जाएगी 2r प्लस 4 माइनस 1, दैट मीन्स 2r प्लस 3। तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा 2r प्लस 3 का। आगे देखते हैं, तो यहां पर है t की पावर r माइनस 2 इज इक्वल टू t की पावर r प्लस 1। तो विच गिव अ रिजल्ट की r माइनस 2 इज इक्वल टू r प्लस 1, तो r माइनस 3 इज इक्वल टू r। तो यानी कि मेरे को दो बड़े r हैं वो क्या रखने हैं, वो ये रखने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे 18, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18C 2r माइनस प्लस 3 ये कोफिशिएंट एंड 18C r माइनस 3 ये दोनों कोफिशिएंट हमारे क्या है, बराबर है, ठीक है। अब बच्चे यहां पे एक फॉर्मूला और है, जैसे NCA इज इक्वल टू NCB, तो इसका मतलब है A या तो B के बराबर है, दूसरा मतलब है A प्लस बी इज इक्वल टू n है। तो A B के बराबर तो यहाँ पे ऐसा नहीं है हमारे पास, ये उस चैप्टर में था कि यानी कि दोनों के बेस बराबर होंगे तभी ऐसा होगा। बेस बराबर नहीं होंगे तो होगा क्या कि दोनों का सम है ना अपनी पावर के बराबर होगा। तो इसका मतलब है बेटा 2r प्लस 3 प्लस में r माइनस 3 इज इक्वल टू 18, 3 से 3 गया, 3r इज इक्वल टू 18, r की वैल्यू आ गई 6, यही आपका आंसर है। आगे चलते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन और, इस बार भी क्वेश्चन 43 के साथ है, लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम है। आपके पास टी 2r प्लस 1 एंड r प्लस 2 है, 43 इक्वल है, आपको r फाइंड करना है। करने का तरीका बिल्कुल एज इट इज, आपको यहाँ पे टी r प्लस 1 रखना है, विच गिव अ 43 CR इंटू में x की पावर r। अब आपको देखना है कि जब ये मल्टीप्लाई होगा
तो एक बार जो है टर्म 2r+1 है, एक बार जो टर्म चाहिए वो r+2 है। तो हमारे पास जनरल टर्म जो है वो है tr+1, यहाँ पे जनरल टर्म tr+1। तो विच मीन्स कि r+1 किसके बराबर होना चाहिए, 2r+1 के। ये दोनों गया तो r किसके बराबर होगा, 2 के। यहाँ पे r+1 किसके बराबर होना चाहिए, r+2 के। तो ये कैपिटल R किसका हुआ, r+1 के बराबर हुआ। आई थिंक यहाँ पे आप ये बात समझ चुके हैं कि R 2R और R R+1 है, इनको पुट करना, आपस में कोफिशिएंट्स को बराबर करना, फॉर्मूला आपका बेटा यही वाला एप्लीकेबल होगा, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि इफ n इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, सॉरी, फाइंड n इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, n मिसिंग है। इफ सेवंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड इज 6, जो भी है 1/6 है, यानी कि बिगिनिंग की 7 टर्म एंड लास्ट की 7 टर्म जो है लास्ट से काउंटिंग करने पर, अगर इनको रेशियो में लेंगे तो मुझे जो आंसर मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो 1/6 मिलेगा। नाउ गो फॉर अ कंक्लूजन। सबसे पहले मैं आपको यहां पे एक नई चीज बताता हूं, देखो बेटा, x प्लस वाई की पावर मैं है ना 4 खोलता हूं, तो ये हो जाएगा 4c। 4 खोलूंगा तो दिक्कत दिखेगी, मैं इसको 5 ही कर लेता हूं। तो बच्चे मैंने 5 करा, 5c0 इंटू में x की पावर, ओहो, x की पावर 5 प्लस में 5c1 इंटू में x की पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे y इंट्रोड्यूस हो गया, प्लस में 5c2 x की पावर 3 इंटू में y की पावर 2, प्लस में 5c3 इंटू में x की पावर 2 y की पावर 3, प्लस में 5c4 x इंटू में y की पावर 4, प्लस में 5c5, ये आ गया y की पावर 5। अब बात करते हैं बच्चे कि क्या मतलब है, मैं क्या बताना चाहता हूं। बच्चे मैं इसको बताने से पहले y प्लस x का एक्सपेंशन भी लिखना चाहता हूं, जो कि होगा 5c0 इंटू में y की पावर 5 प्लस में 5c1 y की पावर 4 इंटू में x प्लस में 5c2 y3 x की पावर 2, 5c3 y की पावर 2 x की पावर 3, 5c4 y सिंगल रह जाएगा x की पावर 4 प्लस में 5c5 x की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी। अब मैं इसे क्यों बताया, सुनना बेटा ध्यान से। अगर मैंने ऐसे लिखा तो जो इसकी फर्स्ट टर्म है ना और इसकी लास्ट टर्म ये एग्जैक्टली सेम है। अब सेम कैसे है, कोफिशिएंट x की पावर 5 मैच कर रहा है आपका। प्रॉब्लम किसके साथ है बच्चे, आपकी 5c0 के साथ है। एंड आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि NCR इज इक्वल टू NCn-R होता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में 5c0 इज इक्वल टू 5c5 के बराबर है एंड 5c1 एंड 5c1 मेरे पास 5c4 के बराबर है, 5c2 मेरे पास 5c3 के बराबर है, 5c3 मेरे पास 5c2 के बराबर है। इसका मतलब अब काउंटिंग ऊपर वापस चली जाएगी। अब यहां से आप समझो तो ये फर्स्ट टर्म और यहां से लास्ट फर्स्ट टर्म बराबर है, इसकी लास्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म ये दोनों बराबर है। तो अब इसका मतलब है इसकी जो सेकंड टर्म है, इसकी ये सेकंड लास्ट टर्म है, इसकी जो थर्ड टर्म है, इसकी ये वाली टर्म है, इसकी जो ये वाली टर्म आ रही है, हम्म पता नहीं बेटा, बेकार बना, कोई नहीं, ठीक है। तो इसकी वाली टर्म किसके बराबर है, इसके यहां भी बेकार बना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कंक्लूजन वाइज कि अगर आपको एन टर्म निकालनी है, या एक तरीका तो कि आप सोच लो, जैसे मैंने तरीका ऑलरेडी बताया था। हमने क्या तरीका बताया था कि जैसे एंड से 7 निकालनी है तो n+1 इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें 7 हटाओ +1 कर दो, क्योंकि 7 ऑलरेडी उस प्लेस पे आ चुकी है। दूसरा तरीका है, आप सीरीज को अगर अपोजिट कर दोगे, आगे वाला साइन पीछे, पीछे वाला साइन आगे, तो स्टार्टिंग की 7 टर्म भी वही होगी जो ओरिजिनल सीरीज की लास्ट की 7 टर्म है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2 की पावर है 1/3,
मेरे पास है बेटा 2 की पावर 1/3 एंड यहाँ पर है 1/3 की पावर, तो 1/3 की पावर 1/3 दैट मीन्स कि मैं ये कह रहा हूँ कि 3 की पावर -1/3 यहाँ पे है मेरे पास n। अब मैं इसमें अपोजिट करता हूँ तो मेरे पास आ गया 3 की पावर -1/3 प्लस में 2 की पावर 1/3 का n। तो मैं यहाँ की 7 टर्म निकालता हूँ। T7 निकालने का मतलब है बेटा कि NC6 इंटू में 2 की पावर 1/3 की पावर n माइनस में 6 और 3 की पावर 1/3 का मतलब यहाँ पे 6। यहाँ पे बेटा T7 आ जाएगी तो ये हो जाएगा बच्चे आपका NC6 इंटू में 3 की पावर मेरे पास आ जाएगी बच्चे आपकी माइनस सॉरी 3 की पावर ये हो जाएगा आपका n माइनस में 6 और -3 डिवाइड में इंटू में 2 की पावर हो जाएगा 1/3 की पावर 6। तो अब बोलता है जो बिगिनिंग से है और अपॉन से है उनको ऊपर नीचे ले ले, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-6 अपॉन में ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू में ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस में 2 नीचे लेके जाएंगे NC6। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 3 की पावर n-6 अपॉन में -3 एंड 2 की पावर मेरे पास हो जाएगी 2। तो बच्चे मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ये दोनों जो है क्वेश्चन ने बोला है 1/6 है जिसमें ये और ये आपका कट जाएगा तो मुझे जो मिलेगा एक 2 ये रहा यहाँ से, तो 2 की पावर n-6 अपॉन में 3 माइनस में 2 नीचे मिलेगा। अच्छा नीचे 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 एक काम करते हैं बेटा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ऊपर ही ले जाते हैं इंटू में 3 n-6 अपॉन में 3 माइनस में 2। तो अब नीचे तो मेरे को मिल गया 6 एंड यहां से मिला मेरे को n माइनस में 3 दूनी 6 और 6 12 12 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 6 की पावर -1 यानी कि n-12 इज इक्वल टू अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 n-12 इज इक्वल टू -3। यहां से आगे चलेंगे बच्चे, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 प्लस 12, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉरी 9। ये है आपके n की वैल्यू। तो अब यहां से n मेरे को मिल गया यानी कि 9 है। आई थिंक आप ये बात समझ गए कि किस तरीके से इस बार मैंने सीरीज को ऊपर नीचे करा। आपके पास अगला क्वेश्चन सेम है कि 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इस आर जो है इस बार इक्वल कर दिया है। तो बात वही है बेटा, इक्वल कर दो या उसके अपॉन में ले जाके बोल दो 1:1 के रेशियो में है। तो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। आप भी ट्राई करना, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा, कहता है अच्छा इस बार कुछ सिचुएशन लॉग्स के अंदर आई है तो कोई नहीं, हमारे पास लॉग के बेस पे आया है। देखना कह रहा है कि x फाइंड करो अगर थर्ड टर्म इस एक्सपेंशन की 1000 है। तो जनरल टर्म तो हमें लिखने आती है। जनरल टर्म क्या है बेटा, 5cr इंटू में 1/x की पावर 5 माइनस r इंटू में x log 10। ये 10 है, ये x और इसकी पावर भी हो गई r। अब ये हमने जनरल टर्म लिखा। थर्ड टर्म का मतलब है t3। t3 का मतलब है मेरे को जो r है वो 2 पुट करूंगा, तो इस r को मैं यहां पे लेकर आऊं तो मेरे को मिलेगा 5c2 इंटू में बेटा 1/x की पावर मेरे को मिलेगा 3 इंटू में x की पावर log बेस में है 10 और x इसकी पावर मिलेगी मेरे को 2 विच इज इक्वल टू 1000। अब 5 से 2 को खोलना है तो बेटा 5 इंटू 4 यानी कि 20 अपॉन में 2 यानी कि रिजल्ट मेरे को मिलेगा यहां पर, ये रिजल्ट देगा मेरे को 10। यहां से मेरे को मिलेगा x की पावर अपॉन में 3 है तो x की पावर है log 10x माइनस में 3 इज इक्वल टू 1000। 10 से ये कट जाएगा। अब बच्चे मैं यहां पे क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग लूंगा तो इस बार ऑन बोथ साइड विद बेस 10।
बेस क्या होगा बेटा उसका, आपका 10 होगा। तो इसका मतलब है x की पावर यहां पे, एक सेकेंड, यहां पे बच्चे मेरे पास आ जाएगा log x की पावर log 10x माइनस में 3 इज इक्वल टू log 10, यहां पे है 100, log 10 अपॉन में 100 ये होगा log 10, 10 की पावर 2, तो मेरे पास यहां पे आ गया 2। यहां पे बच्चे मैंने पास log बेस 10 x माइनस 3 इंटू में बच्चे मेरे पास हो जाएगा log x। क्या क्या हुआ बच्चे, मैंने प्रॉपर्टी लगाई log m की पावर n की विच इक्वल टू n log m, एंड ये वाले बेटा थोड़ा सा log का कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जैसे ये प्रॉपर्टी लगाई तो log 10 10 का स्क्वायर, इसने मेरे को रिजल्ट दिया log 10 अपॉन में 10, log 10 अपॉन 10 जो होता है वो 1 होता है, दैट्स व्हाई वी गेट अ रिजल्ट 2। तो ये एक बेसिक बात है जिसके लिए मैं आपको ये कह सकता हूं। अब मेरे को 2 मिल गया है राइट हैंड साइड पे, यहां पे बच्चे मैं log x अपॉन में 10 लिख लिख के परेशान हो गया हूं, दैट्स व्हाई इसको t लिख रहा हूं, इसको भी t लिख रहा हूं। तो मेरे को जो रिजल्ट मिला वो ये है t माइनस 3 इंटू में बेटा t इज इक्वल टू 2। एक क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 2 विच गिव अ टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t कॉमन ले लिया, t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस 1 एंड t इज इक्वल टू 2। t की वैल्यू है बेटा log 10x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू हो गई 10 10 10 की पावर माइनस 1, यहां पे हुआ बेटा log 10 ये x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 10 2 यानी कि 100। बेटा एक बार आप थोड़ा सा रीचेकिंग कर लेना कैलकुलेशन को, जहां तक है ये सही है, बट थोड़ा सा पता नहीं क्यों यहाँ पे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 था, शायद, पक्का नहीं शायद। तो इट मे बी पॉसिबल कि मैं किसी और क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूं, बट ठीक है एक बार आप कंफर्म कर लेना। तो ठीक है, क्वेश्चन एक बहुत इजी था, जनरली लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के ऊपर था। आगे चलते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द 9 टर्म इन द एक्सपेंशन इज इक्वल टू 180। एक्सपेंशन देख के डर मत जाना बच्चे, रीजन क्या है, log, एक सेकेंड, x log x और यहां पे y है। अगर ये और ये आपस में मैच करते हैं तो इसका मतलब मेरे को जो रिजल्ट मिलता है नेट में क्या मिलता है बच्चे, आपका y मिलता है। तो यहां पे देखो ये 3 इससे मैच कर रहा है एंड ये 3 इससे मैच कर रहा है, तो जब मैं इसको काट दूंगा तो मुझे मिलेगा √25 x माइनस 1 प्लस 7 और यहां से मिलेगा मुझे 5 x माइनस 1 प्लस 1 इसकी पावर माइनस 1/8। अब बेटा ये कैसे आई, इसको कटने से पहले ये जो बैरियर है 1/8 ये ऊपर चले जाएगा log m की पावर n के रूप में, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो मैंने एक तरीके से एक स्टेप मिस करके आपको ये लिख दिया है। अब बच्चे एक्सपेंशन एक्चुअल में ये है, और इसको भी थोड़ा और बेटर करके लिखा जाए 25x माइनस 1 प्लस 7 की पावर 1/2 प्लस में 5x माइनस 1 प्लस 1 इसकी पावर है माइनस 1/8, और नाउ ये दोनों जो है मुझे पावर 10 दे रहे हैं। अब कह रहा है इसकी 9 टर्म, तो पहले जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म है बच्चे इसकी 10CR इंटू में 25x माइनस 1 प्लस 7 10 माइनस r अपॉन में 2 इंटू में 5x माइनस 1 प्लस 1 इसकी पावर है माइनस 1/8, और इसके ऊपर आएगा बच्चे पूरा का पूरा मेरे पास r। ठीक है, मुझे चाहिए बेटा 9 टर्म यानी कि T9।
T9 को बेटा TR+1 से कंपेयर करो तो R को मेरे को रखना पड़ेगा 8। जैसे ही मैं R को 8 रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10C8 इनटू में बच्चे यहां पे 25x-1 प्लस 1, इसके ऊपर जो मेरे को मिलेगा बच्चे 10 माइनस R, यानी कि बच्चे मेरे को मिलेगा सॉरी ऊपर मिलेगा बच्चे 10 माइनस 8 यानी कि 2/2 विच गिव अ रिजल्ट दिस। यहां पे बच्चे मेरे पास है 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 1, इसकी पावर है -1/8। ऊपर जो है मेरे को जो मिला, ऊपर मेरे को मिला 8, तो ये कट जाएगा तो ये -1 है। अब ये कहता है कि ये जो इसका जो भी रिजल्ट है ना, यानी कि जो 9 टर्म है वो 180 है। यानी कि बच्चे अब 10C8 का मतलब होता है 10C8, तो 10C8 का मतलब होता है बच्चे 10 को 10C8 का मतलब ही होता है मेरे पास 10C2, ठीक है ना, विच मीन्स कि 10 को 2 बार खोलें अपॉन में 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि बच्चे हमारे पास आ गया ये 45। तो मेरे को मिला बच्चे आपका 45 इनटू में 25x की पावर -1 प्लस 7, यहां पे ये अपॉन में लिख देते हैं 5x-1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 180। तो ये करेंगे तो मेरे को 4 आएगा। मैं एक चीज और करता हूं, 5 की पावर x-1, इसको लिख लिया 5 की पावर 2, इसके ऊपर है x-1, ठीक है, ये 25 को लिखा है। अब मैं इसको अंदर बाहर कर सकता हूं, यानी कि 5 की पावर x-1 2, तो इस प्लस में 7 अपॉन में है बेटा 5 की पावर x-1 प्लस 1। नाउ 5 की पावर x-1 को मैं t रखूंगा तो मेरे को मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस में 7, यहां पे मिलेगा t प्लस 1। तो t स्क्वायर प्लस 7 t प्लस 1 इज इक्वल टू है 4। तो चलते हैं, हमारे पास है बेटा t स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में t प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो t स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4t प्लस 4। तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा बच्चे आपका t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर माइनस में 3t माइनस में t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिया, t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 3 है। t क्या था बेटा, 5 की पावर x माइनस 1 एक बार 1 के बराबर है, 5 की पावर x माइनस 1 आपका एक बार 3 के बराबर है। 5 की पावर x माइनस 1 इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 0, दैट मीन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू है 1। अब बच्चे यहां पे ये 5 है तो सबसे पहले इसको लिखा 5 की पावर x इज इक्वल टू 3, 5 की पावर x 5 3 जा 15, यहां पे बेटा 5 की पावर x इज इक्वल टू 15 है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 5 की पावर x के लिए x log नीचे जाएगा 5 और ये लिखा जाएगा 15। अब ये मैंने कैसे लिखा, तो देखो बच्चे, मैं ये कह सकता हूं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, और इसको लॉग में लिखना हो तो log 8 जिसका बेस 2 है तो वो क्या देगा 3। मैंने सेम ऐसे ही लिखा है, क्योंकि बेसिकली लॉग को लिखने का मतलब है वो एक पावर को प्रेजेंट कर रहा है। आई होप बच्चे क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे जो था जुगाड़बाजी ज्यादा थी, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था बट एट लास्ट जो था प्रॉपर्टी लग के ये बहुत ज्यादा सिंपल भी होने वाला था, और टर्म्स भी बेटा इस तरीके दे रखी थी कि अजीब गरीब पावर जो है वो सारी कट जाए। तो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन को और देखते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। लेकिन मजे की बात बच्चे ये है कि आपका टर्म देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा। टर्म देखते हुआ दिमाग खराब, तो देखो बच्चे सबसे पहले मेरे को ऊपर क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है x प्लस 1, x की पावर 2/3, x की पावर 1/3 1। तो बच्चे यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो पावर 2 है, 1 है, खत्म हो गई है। तो ये बेसिकली जब हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे x की पावर 1/3 की पावर 3 और प्लस 1, इसको खोलूंगा तो ये आएगा x की पावर 3 प्लस 1,
x की पावर 2/3 एंड प्लस में 1 की पावर तो वही रहेगी एंड माइनस में x की पावर 1/3। तो अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा इससे कट रहा है, मेरे को रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा x की पावर 1/3 प्लस 1। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, आपके पास है ऊपर x माइनस 1, नीचे है x माइनस x की पावर 1/2। अब नीचे अगर मैं x की पावर 1/2 कॉमन ले लूं तो x की पावर 1/2 माइनस 1 रहा। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर क्यूब का फॉर्मूला बन रहा था पहले, तो यहां पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस 1, जिसको हम थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर विच गिव अ रिजल्ट x की पावर 1/2 माइनस 1 एंड x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में बेटा x की पावर 1/2 एंड x की पावर 1/2 माइनस 1। यहां से यहां कट जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 x की पावर 1/2। थोड़ा सा अलग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस में x की पावर -1/2। तो इसका मतलब है हमारे पास पहली टर्म को सिंप्लीफाई करा ये, माइनस के बाद वाली टर्म आ रही है ये, तो इसका मतलब है हम जब इसको देखें तो x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 नहीं सॉरी ये तो प्लस है, माइनस 1 एंड माइनस में x की पावर 1/2 एंड इसके ऊपर है बेटा पावर 10। यहां पे 1 से 1 और भी कट गया तो मुझे मिला 1/3 माइनस में x माइनस 1/2 की पावर 10। क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान हो चुका है। अब कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि हम जर्नल टर्म निकालते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर है x की पावर 1/3 माइनस में x की पावर -1/2 की पावर 10, तो ये आएगा 10 CE R इंटू में x की पावर 10 माइनस r अपॉन में 3, यहां पर आएगा बेटा माइनस में x इसकी पावर r अपॉन में माइनस का 2। तो यहां से 10 CR इज इक्वल टू x की पावर 10 माइनस r अपॉन 3, यहां पे माइनस 1 की पावर जो है 1/2 तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो माइनस 1 की पावर r अलग कर दिया और x की पावर है r माइनस r अपॉन में 2। इन दो पावर्स को मैं एक साथ अरेंज करता हूं तो मेरे को जो मिलेगा x की पावर 10 माइनस r, ओह उल्टा लिख दिया, 10 माइनस r अपॉन में 3, ओहो 10 माइनस r अपॉन में 3, x की पावर है माइनस r अपॉन में 2। तो हमने कहा बेस सेम है तो ये हो जाएगा बच्चे 10 माइनस में 2r, यहाँ पे माइनस 3r, 3 2 जा 6 एंड ये हो गया बच्चे आपका 10 माइनस में 5r इज इक्वल टू 6। अब ये है x की नेट में पावर, हमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फिलहाल, यानी कि बच्चे ये x की पावर है। अब मुझे जो चाहिए वो ये है कि मुझे x की पावर 0 चाहिए, दैट मींस 10 माइनस 5r अपॉन में 6 इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 5r इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा विच गिव अ रिजल्ट की r की वैल्यू मेरे पास बच्चे r की वैल्यू 2 हो जाएगी। r की वैल्यू 2 मिली, अब मुझे कोफिशिएंट बताना है तो 10 से 2 ये मेरा कोफिशिएंट हो गया। तो वही 10 को 2 बार खोलो 2 से डिवाइड कर दो, बात वही पड़ेगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, एक्सपेंशन को थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद ये बहुत लुल सा क्वेश्चन हो जाने वाला था। आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट के लिए भाई जनरल टर्म लिखें, तो जनरल टर्म के लिए मैं लिखता हूं बच्चे आपका 10 CR इंटू में x साइन अल्फा की पावर 10 माइनस r इंटू में cos अल्फा अपॉन x की पावर r। तो ये साइन अल्फा वाली चीजें अलग कर देता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट कहलाएगी। 10 CR साइन अल्फा इसकी पावर है 10 माइनस r
इंटू में cos अल्फा इसकी पावर है r, इंटू में x की पावर है 10 माइनस r अपॉन में x। ठीक है, तो अच्छा x की पावर r है, तो यहां से इनको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 10 की पावर x की पावर 10 माइनस में 2r। अब मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो इसका मतलब है x की पावर 10 माइनस 2r किसके बराबर होना चाहिए, x की पावर 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 10 माइनस 2r क्या होगा 0, तो r की वैल्यू मिलेगी 5। अब r की वैल्यू मिलेगी 5, तो ये सारा कोफिशिएंट है, तो ये सारा कोफिशिएंट है, तो हम ये कह रहे हैं आपको कि मुझे क्या क्या मिला, 10c5 इंटू में साइन अल्फा की पावर 5 कॉस अल्फा की पावर 5। अब कहता है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो है वो इस बात पे डिपेंड है कि अल्फा क्या होगा। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे दो अलग अलग अल्फा है, मैं दोनों को पहले कंबाइंड करता हूं, देखना। तो मैं दोनों को कंबाइन करूं तो 10c5 इंटू में मैंने 2 की पावर 5 लिया, 2 की पावर 5 से डिवाइड भी करा, साइन अल्फा की पावर 5 इंटू में कॉस अल्फा की पावर 5, ये तीनों मिलके अंदर गए। जब अंदर गए तो ये आया 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा की पावर 5 साइन 2 अल्फा की पावर 5 साइन 2 अल्फा की पावर 5। अब ध्यान से देखना, यहां से अलग कर देता हूं। अब बच्चे साइन 2 अल्फा जो है इसके, अच्छा इसके अलावा मुझे जो मिला 10c5 2 की पावर -5 है। अब साइन 2 अल्फा एक सिंगल में आ गया है। साइन की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है ना वो होती है 1। तो अगर मुझे इसकी ग्रेटेस्ट चाहिए तो मुझे इस ब्रैकेट को भी ग्रेटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, और ये ब्रैकेट जो जो अंदर वाली वैल्यू है साइन की वो क्या होती है 1, तो 1 की पावर 5 क्या होगा 1। तो इसका मतलब है कि इस वाले कोई मैक्सिमम जो वैल्यू है मेरे को 1 रखनी पड़ेगी, यानी कि साइन 2 अल्फा की वैल्यू मेरे को 1 रखनी पड़ेगी या 1 होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो यही है। आई होप आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से मैं दो अलग अलग अल्फा पे जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर एक अल्फा पे साइन अल्फा पे कोई चीज मैक्सिमम होती है तो कॉस अल्फा पे जरूरी नहीं है वही चीज मैक्सिमम हो, वो कुछ और होती है, तो वहां पे कमेंट करना मुश्किल था, इसलिए मेरे को उसको कंबाइंड करना पड़ा। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन और भी है। कहता है कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करिए। अब x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है तो भैया यहां पे बहुत सारी टर्म्स है, ऐसा हमने नहीं देखा, एंड उम्मीद आप ये नहीं कर सकते कि हम हर एक को खोलेंगे या लिखने के भी करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे बेटा जीपी का कॉन्सेप्ट यूज आएगा। जीपी सीरीज कहती है कि अगर कोई सीरीज जो है जीपी में है, यानी कि हर बार एक एक बढ़ रही है, तो होता क्या है बच्चे, आपका सम ऑफ एन टर्म जो होता है वो होता है ए आर एन माइनस वन, आर माइनस वन, जब आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, एंड एस एन सिमिलरली ए 1 माइनस में आर एन 1 माइनस आर जब आर लेस देन 1। अब ये क्या जीपी सीरीज है, तो आप ध्यान से देखो, जब ये इसके अंदर डिवाइड करोगे तो आपको 1 प्लस एक्स एक फैक्टर नजर आएगा, तो हर बार 1 प्लस एक्स से ही मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब यस ये एक जीपी सीरीज है बेटा। जीपी सीरीज होने के बाद मतलब जीपी सीरीज है तो ये हुआ 1 प्लस एक्स की पावर 21, एंड आर जो हुआ कॉमन फैक्टर 1 प्लस एक्स हुआ। फॉर्मूला लगाएंगे, अभी अभी मैंने लिखा है सम ऑफ एन टर्म, यानी कि इस पूरी सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 21 ए हो गया। आर जो है बेटा 1 प्लस एक्स है, क्योंकि आर जो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी पावर होगी बेटा 21 से स्टार्ट होके 10 तक जा रही है, तो 10 माइनस में 1 अपॉन में बच्चे 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये आपस में कट गई। अब बच्चे यहां से हमने क्या करा, 1 प्लस एक्स की पावर 21 और 10 यानी कि 31 माइनस में 1 प्लस एक्स की पावर 21 अपॉन में एक्स एंड अपॉन में एक्स हमने करा।
तो हमें अपॉन में एक्स वैसे करने की नीड भी नहीं है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब मैंने जब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करा तो बेटा मेरे को ये रिजल्ट मिला। अब आप ध्यान से देखना, मेरे पास एक्सपेंशन ऊपर है 31। इस एक्सपेंशन की जर्नल फॉर्म क्या होगी? हर एक्सपेंशन की एन सी आर इंटू में एक्स की पावर आर, एन यहां पे है 31 एंड माइनस में यहां पर है बेटा 21 सी आर इंटू में एक्स की पावर आर। अब ध्यान से देखना, मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो कहने का मतलब, तो मैंने जब ऊपर वाले को खोला तो यहां पे सिंपल है 5 रख दो, x की पावर 5 का आ जाएगा। लेकिन बेटा डिवाइड में x भी तो है। अब डिवाइड में x होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? पहला तरीका तो ये है कि जो आपको दिखा सकूं, वो यही है कि x की पावर r माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है ना, और मुझे x की पावर 5 चाहिए, तो r माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू हो गई मेरे पास 6। अब r की वैल्यू मेरे पास 6 हो गई, तो मुझे जो है जो कोफिशिएंट आएगा 31c6 आएगा, उधर भी यही आएगा 21c6। तो कोफिशिएंट जो है वो मेरे पास यही आएंगे बच्चे, 31c6 माइनस में 21c6। खोलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बहुत बड़ा है तो हम नहीं खोलेंगे, इतनी कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। बट द क्वेश्चन इज नेसेसरी कि यार 31cr x की पावर r अपॉन में x। देखो मेरे को अगर एक सिंपल तरीके से सोचो, ऊपर वाले कोफिशिएंट को देखो, अब x की पावर 1 2 3 4 से बढ़ के जा रही है 31 तक, ये क्लियर है। इसका मतलब है छठी टर्म जब मैं आऊंगा तो मुझे x की पावर 5 मिलेगा, लेकिन नीचे ऑलरेडी एक x है, तो मुझे x का कोफिशिएंट तो कट जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए मुझे एक और आगे जाना पड़ेगा, x की पावर 6 रखनी पड़ेगी, तभी अपॉन में x से कटेगा एंड जो रिजल्ट जो मेरे को मिलेगा बच्चे, वो x की पावर 5 होगा। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन इजी था, बस एक जीपी का कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी है, इस बार हमें कह रहा है x की पावर 50 निकालनी है। क्या ये जीपी है? देखो देखते हैं। मैंने जब इसको इसके नीचे ले गया तो मुझे मिला x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको इसके नीचे ले गया तो मुझे मिला x फिर से 1 प्लस एक्स। तो इसका मतलब है हर बार कॉमन रेशियो सेम है, तो जीपी तो है। अब ये जीपी कैसी है? एक जो x है वो क्या है, 0 से ऊपर की ओर जा रहा है, और 1 प्लस एक्स है ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब जीपी तो है बेटा, जिसमें a जो है आपका r, अब a जो है बेटा आपका 1 प्लस एक्स की पावर 1000 है, r जो है x अपॉन में 1 प्लस एक्स है। यहां पे जो ये r है ये लेस देन, बच्चे क्या है ये r, ये लेस देन 1 है, क्योंकि बेटा हम x जो भी लें 1 के साथ ऐड होके ये लेस देन 1 ही बनेगा। तो एस एन का फॉर्मूला यहां पर जो लगेगा वो लगेगा, थोड़ा सा मैं जगह को यूज कट करता हूं, यूटिलाइज करता हूं। एस एन का फॉर्मूला लगेगा बच्चे आपका, बाहर आएगा ए, अंदर होगा 1 माइनस आर एन, 1 माइनस आर। तो ए हमारे पास क्या है बच्चे, ए हमने लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 1000, यहां पे है बेटा 1 माइनस आर यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 1000 अपॉन में यहां पे, ओह थोड़ा सा बेटा मैंने गलत कर दिया, ये है x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 1000, ठीक है, एंड 1 अपॉन में x अपॉन में 1 प्लस एक्स। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट था जो मेरे को डिस्कस करना रह गया, वो पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे आप ध्यान से देखो, पहली टर्म में x नहीं है, x दूसरी टर्म से स्टार्ट हो रहा है और पावर है 1, वहां से लेके 1000 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये है x जो है वो 1000 टाइम, मतलब 1000 है ये पूरी टर्म। इसके अलावा एक टर्म अलग से है, दैट्स वाई ये जो है ये 1001 है बच्चे। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर भी सॉल्व करते हैं नीचे भी सॉल्व करते हैं,
जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 + x + 1000 आएगा। यहाँ पे बच्चे x की पावर 1001 तो है, नीचे बच्चे 1001 है, ऊपर 1000 है। जैसे x की पावर मेरे पास 1001 इनटू में, तो जैसे 1 + x की पावर 1001, ऊपर है बच्चे मेरे पास 1 + x की पावर 1000। तो यहां से ये कट जाएगा, एक बचेगा। नीचे की पोजीशन क्या है, 1 + x, एलसीएम लेने के बाद 1/1 + x, तो x से x भी कट जाएगा, 1 + x हो जाएगा। अब 1 + x जो फोर्थ टर्म है फर्स्ट टर्म में जाएगी, तो फर्स्ट टर्म में जाएगी मतलब मल्टीप्लाई होगी, तो 1 + x मेरे पास 1000, माइनस में x 1001 अपॉन में 1 + x। यहां पे बेटा आपकी 1 + x मल्टीप्लाई होगी। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 1 + x की पावर 1001 माइनस x 1001। तो ये मेरे पास एक्चुअल में एक सिंप्लीफाई फॉर्म आई, जिसको हमें अब इस फॉर्म के अंदर x की 50 का कोफिशिएंट बताना है। तो यार ये चीज तो x की पावर 50 नहीं है, ठीक है ना, ये एक सिंपल x है, x की पावर 1000 बनना है। एक्सपेंशन तो ये रहा। अब इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखूं, तो जनरल टर्म लिखा जाएगा 1000 c r इनटू में x की पावर r, और ये 1000 नहीं है 1001 है, तो 1001 cr और x की पावर r। अब 1001 50 चाहिए, तो 1001 अपॉन में c 50। ये कोफिशिएंट आया बच्चे आपका। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं बेटा, अगर सब कुछ ठीक है तो एक क्वेश्चन और है। इस बार कह रहा है कि x की पावर -1 का कोफिशिएंट बताना है, बट जो प्रॉब्लम है यहां पर दो दो है। अब बच्चे दो दो के अंदर पूरा पूरा एक्सपेंशन लिखो, हर एक टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके x की पावर -1 को आइडेंटिफाई करो, बहुत मुश्किल है। और एक में x ऊपर जा है, एक में x नीचे है, तो लगभग हर टर्म में होगा। तो क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा है ये वैसा नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक्स जरूर है। तो सुनो, ये तो 1 + x की पावर n है, इसको कुछ नहीं करते, इसमें एलसीएम लेते हैं तो x + 1 और x ये। अब दोनों जहां से देखो आपको सेम नजर आ रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 + x की पावर n + n 2n अपॉन में नीचे क्या आ गया x। तो इसका मतलब कोफिशिएंट जो है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है बस वो यही है। एक्चुअल में मेरे पास x की पावर 1 + x की पावर 2n ये एक्चुअल कोफिशिएंट है, और इसकी जनरल टर्म लिखी तो ये आ गया x की पावर r। बट मुसीबत ये है कि इसके साथ x डिवाइड हो रहा है, तो मेरे को तो डिवाइड वाला लेके चलना पड़ेगा। डिवाइड वाला इसके साथ एडजस्ट होएगा, तो मेरे को पता है कि यार मेरे पास रिजल्ट आएगा 2ncr इनटू में x की पावर r-1। अब r-1 को उठाते हैं, तो मैंने कहा मुझे जो कोफिशिएंट चाहिए वो चाहिए x की पावर -1 का, यानी कि r-1 ओ माय गॉड बेटा, r जो आ गया वो 0 आ गया। तो इसका मतलब है मेरे पास 2nc0, इसका मतलब है 1। x की पावर 1 का कोफिशिएंट जो है उम्मीद से भी 1 + x की पावर r 2ncr, बेटा एक सेकंड, 2ncr n + r और x की पावर r x, ठीक है। तो 2nc0 यानी कि x की पावर -1 का कोफिशिएंट जो इस एक्सपेंशन में है दैट इज वेरी सिंपल इज 1 है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन था वो ये है, ये आपकी बुक में भी था, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो है ना इस पर वैल्यू वाइज दे रखी है। पहले क्या होता था रेशो वाइज देता था और हमसे दो चीजें पूछता था, इस बार वैल्यू वाइज देके हमसे x a n तीनों चीज निकालने को बोला हुआ है। अब वैल्यू वाइज दे दी है तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन वेरिएबल बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से चलें तो T3 जो हमारे पास है ये एक्सपेंशन है, ठीक है ना, एक है T3, दूसरा है T4 एंड तीसरा है T5। तो T3 का मतलब है x + a, यानी कि बच्चे nc2
इनटू में x की पावर n माइनस टू a की पावर 2, यहां पर है t4 nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू में a की पावर 3 एंड ये है nc4, ये बेटा थोड़ा सा क्लियर, इंटू में x की पावर n माइनस 4 इंटू में a की पावर 4। मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि n और x सेम ना लगे या 4 भी सेम ना लगे, ठीक है। तो अब कहता है कि इन सब की मेरे को वैल्यू दे रखी है, तो ऐसी सिचुएशन में जब चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना, तो हमें डिवाइड करना होता है। तो देखो मैंने क्या करा, t4 के नीचे t3 ले गया, तो मेरे पास आया, इसको खोला बेटा, ये आया n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू में x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3। नीचे क्या आया बच्चे, इसको खोलेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 2। यहां पर बेटा ऊपर जो है वो है 280, नीचे है 84, तो यहां पे जाएगा 7 से, आई थिंक चले जाना चाहिए। 7 4 जा 0 एंड 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 7, ठीक है। आगे 4 से जाएगा, 4 से 10 एंड 4 से 3, तो 10 अपॉन में 3। तो हुआ क्या, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल से ये गया, n माइनस 2 n माइनस 3 में से ये बेटा n माइनस 2 एंड यहाँ पे ये गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारे पास एक जो है ऊपर ज्यादा है, x n माइनस 3 है, नीचे n माइनस 2, तो वो नीचे ज्यादा है। तो मुझे क्या मिला, सब कुछ कट कटा के ऊपर बचा मेरे पास ये एक, तो a अपॉन में बच्चे इसके नीचे आया 3, इसके नीचे आया बच्चे आपका x और इसके नीचे आया n माइनस 2। थोड़ा सा हम ठीक करते हैं इसको, तो ठीक करने के बाद होगा a अपॉन 3 इंटू में n माइनस 2 अपॉन में x। अच्छा ये n है बेटा, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं वरना मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। ये n है बच्चे, n माइनस में 2 एंड इसको थोड़ा सा मैं x को ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। ये नाउ इक्वल टू 10 अपॉन में 3, x के साथ तो 2 है ही नहीं, ओहो। तो ये है बेटा a अपॉन में 3 इंटू में बच्चे ये है आपका n माइनस 2, यहां पे अपॉन में हो जाएगा बच्चे आपका x, विच मीन्स आई गेट अ रिजल्ट 10 अपॉन 3। तो थोड़ा सा a अपॉन में x इज इक्वल टू इंटू सॉरी n माइनस 2 अपॉन में बच्चे आपका 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 आपका आ गया। अब ऐसे ही काम करते हैं T5 और T4 को लेके, तो T5 जो है वो है आपका NC4 इंटू में x एंड ये n है, तो n माइनस में 4 और इंटू में बच्चे a की पावर 4 अपॉन में बेटा NC3 इंटू में x की पावर n माइनस 3 इंटू में a की पावर 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 560 अपॉन में 2, 560 अपॉन में 280। अब आगे बात करते हैं, a की पावर 3 से a की पावर 4 कट गया, NC4 को बेटा खोलते हैं, अच्छा इनमें से खोलते हैं, तो नीचे वाला बड़ा है तो ये कट गई पावर, तो ऊपर तो बच गया आपका a। अच्छा n को खोलेंगे, n को भी तो खोला जाए, तो ये आ गया आपका n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और ये है बच्चे आपका n माइनस में 4 फैक्टोरियल, नीचे है n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस में 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 4 आ गया, इसको रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे n माइनस, ओह रेसिप्रोकल में जाने की जरूरत ही नहीं है, इनमें से बेटा n माइनस 4 n माइनस 3, तो ये कट गया, ये बचा मेरे पास, तो मेरे पास अच्छा ऊपर जो यहाँ पे बचा a और नीचे मेरे को बचा x, तो एक तरफ तो आ गया आपका a बाई x
इसके बाद बच्चे a के साथ है मेरे पास 4, तो यहाँ पे 1/4 है एंड x इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये है मेरे पास n-3, तो 28 दूनी 256 2 और ये आया 2, तो मेरे को मिला बच्चे n-3 अपॉन में 4, ये है a/x इज इक्वल टू 2। मैंने दो इक्वेशन सॉल्व करी, कुछ आया, क्या इनसे मेरे को तीसरी के लिए जाना चाहिए या मुझे लगता है कि अभी कुछ हो सकता है? तो ध्यान से देखो, यहां पर a/x आया, ठीक है, यहां पर भी क्या आया, a/x आया, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों साइड से a/x की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा 3 से 3 तो ये कट ही रहा है, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में n-2, ये n है बेटा, और यहां पर आ जाएगा बेटा a/x की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा 8 अपॉन में n-3, तो मेरे पास आया 10 अपॉन में n-2, तो 10 अपॉन में n-2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में n-3, तो 10n माइनस में 30 माइनस में 8n सॉरी इज इक्वल टू 8n माइनस में 16, तो 2n इज इक्वल टू -60 प्लस 30, तो ये हो गया 2n इज इक्वल टू 14, n की वैल्यू हो गई बेटा 7, n मेरे को मिल गया बच्चे, ये जो है n है ये मेरे को 7 मिल गया। अब बच्चे n जो है मेरे को 7 मिल गया, तो यहां से a/x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आया बच्चे 10 अपॉन में n-2 यानी कि 7, नहीं 7 मिला ना 5, तो a/x की वैल्यू 5, तो a/x की वैल्यू हो गई 2। यहां पर आया कि आपके पास n मिल गया 7, तो a/x की वैल्यू 8 अपॉन में 9-3 यानी कि 8 अपॉन में 4, तो a/x की वैल्यू जो है वो मेरे को एक रिलेशन मिला, a/x इज इक्वल टू हो गया 2। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों बार a/x 2 ही है, क्योंकि सेम ही निकलना था, एक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या करें? अब हमें a/x एक रिलेशन के तहत मुझे ये पता है a इज इक्वल टू 2x है, तो एक रिलेशन पता चल गया मुझे a और x के बीच में, n की वैल्यू पता है, तो क्या एक वेरिएबल और एक इक्वेशन को उठाया जाए? तो उठाते हैं, देखो nc2 x की पावर, ये n बड़ा तंग कर रहा है, nc2 इंटू में बेटा x भी तंग कर रहा है, x की पावर n-2 इंटू में a की पावर 2, ये मेरे को पता चला था, ये थी मेरी 84, यानी कि ये थी क्या 84। अब मेरे को n पता चल गया है, n जो है मेरा 7 निकला है, यानी कि बच्चे 7c2 x की पावर 5 इंटू में a की पावर 2 84, 7 को दो बार खोलेंगे 7 इंटू 6 अपॉन में 2, तो 7 6 या 42 84, तो यहां से कटेगा 2, यहां से जाएगा, तो x की पावर 5 a की पावर 2, 2 दूनी 4। अब मेरे पास एक रिलेशन था a इज इक्वल टू 2x, आई होप यही था, हाँ a इज इक्वल टू 2x, तो मैं यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे डालता हूँ 2x की पावर, बच्चे यहाँ पर आया 2, तो x की पावर हुई 7 इंटू में हुई 4 इज इक्वल टू 4, तो x की पावर 7, यहाँ पे 4 से 4 कट गया 1, तो x आ गया 1, अब x 1 आ गया तो a आ गया बच्चे आपके पास 2, तो यानी कि a2 x1 और जो n है उसकी वैल्यू है 7, हमने सॉल्व कर लिया। ये था इसके अंदर एक मैजिक, जिसमें हमें एक बार रेशो लेनी थी और एक बार हमें वैल्यू लेनी थी, बस ये चीज ध्यान में रखनी थी। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन आपको समझ में आया। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। आई होप कि बच्चे आप मेरे लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर पेशेंस। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द बाइनोमियल सीरीज के लेक्चर नंबर 7 के साथ।